4 तारीख की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 4 मई, यानी कि 4 मई की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो पहला प्रश्न है, मम्प्स डिजीज कॉज्ड बाय, मम्प्स बीमारी किसके कारण होती है? पहला ऑप्शन ए है रूबेला वायरस, ऑप्शन बी मम्प्स वायरस, ऑप्शन सी वेरियोला वायरस या ऑप्शन डी हर्पस वायरस। तो आप इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सीधा देखिए मम्प्स और इधर मम्प्स वायरस। तो मम्प्स वायरस से मम्प्स डिजीज होती है। इसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट वायरस बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो एक चीज इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि पैरामिक्सोवायरस फैमिली का ही वायरस है, ठीक है। जैसे चलिए डिजीज चिकन पॉक्स, ये किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स का कारण हर्पस जोस्टर वायरस नाम से होता है। इसमें क्या, आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं छोटे छोटे, और उसके अंदर पानी होता है, और ये काफी कंटाजियस होता है। कंटाजियस मतलब फैलने वाला, ध्यान रखना कैसा होता है, फैलने वाला होता है। वहीं दूसरा है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का कारण क्या होता है, कौन सा वायरस है? वेरोला वायरस। आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, यही रेडिश जो स्पॉट्स पड़ते हैं थोड़े और छोटे होते हैं, और इसके लिए वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और पोलियोमियोलिटिस, इसे बोलते हैं पोलियो वायरस की वजह से होता है, जिसमें आपके न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है या किसी शरीर के किसी पार्ट को पैरालिसिस, सेमी पैरालिसिस हो जाता है। इसके लिए ओरल पोलियो वैक्सीन है, जो कि छोटे बच्चों को तकरीबन 3 साल तक दिया जाता है। वहीं दूसरा आता है आपका मीजल्स, जो कि होता है रूबेला वायरस से। रूबेला स्किन इरप्शंस होते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, इसमें ये परेशानियां होती हैं जो आपको मीजल्स होता है। वहीं मम्स आपको मैंने बता ही दिया, इसमें क्या होता है, पेनफुल हो जाता है आपका काफी सलेवरी ग्लैंड जो होते हैं आपके, ठीक है। रेबीज कुत्ते या बंदर या कैट के काटने से होता है, जो कि रेबीज वायरस के कारण होता है, ठीक है। इसमें क्या हाइड्रोफोबिया हो जाता है, आदमी को पानी से डर लगने जाता है, और इसके लिए इम्यूनाइजेशन है। डॉग्स मंकीज काटते हैं, तुरंत इंजेक्शन लगवाना चाहिए। दूसरा है कॉमन ह्यूमन डिजीज। अगर आप देखें तो कॉमन ह्यूमन डिजीज कौन कौन सी हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि भाई बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, वायरल डिजीज कौन सी है, फंगल डिजीज कौन सी है, या प्रोटोजोआ कौन सी है। तो आप ये देखिए, जैसे डिसेंट्री होता है, प्लेग होता है, कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, एक कॉमन बुखार है, जो कैसे हैं, बैक्टीरियल डिजीज है, इनका ध्यान रखना है। वही वायरल डिजीज क्या होते हैं, वायरल मतलब ये सब बैक्टीरिया से होते हैं, वायरल मतलब वायरस से होते हैं। कॉमन कोल्ड जो वायरस से होता है, मम वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू हमें फीवर होता है कि ध्यान रखिए किससे होता है, वायरल डिजीज है ये। चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, ये सब क्या है, ये वायरल डिजीज है, और ये दोनों मच्छर के काटने से होता है, डेंगू और चिकनगुनिया, लेकिन कैसे हैं, वायरल डिजीज है। वहीं अगर आप जाएंगे फंगल डिजीज पे, कौन सा है, एथलीट्स फूट, कैंडिडियासिस। जैसे फंगल डिजीज क्या होता है, रिंग वॉर्म्स आप देखते हो ऐसे ऐसे करके आपके हो जाते हैं छोटे छोटे, चारों तरफ लाल हो जाने से, तो ये फंगल डिजीज है। वैसे प्रोटोजोआ आप देखिए मलेरिया, ये भी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन कोई पीछे कैसे डिजीज है, वायरल है, बैक्टीरियल है, तो आपको याद होना चाहिए प्रोटोजोवन है, ध्यान रखिएगा। स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, ये सब कैसे हैं, प्रोटोजोवन। और वहीं की हेमनिटिक, ये क्या होते हैं, फिलारिसिस या एस्क्रियासिस, ये सब हेलमिनिथिक हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में अभी हमारे इंडिया का पहला फर्स्ट राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बना है, वो है ए बेंगलुरु या बी गांधीनगर, सी पुणे या डी वाराणसी। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है गांधीनगर से, आज का आंसर है पुणे, ध्यान रखिए, मुंबई के पास पुणे स्थित ये पहला इंडियन आर्मी, इसे इंडियन आर्मी डेवलप कर रही है किसी एक संगठन के साथ मिलके, ध्यान रखिएगा। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई भारत का सबको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान है ये, सबसे लंबा, जिसको ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स हैं, ध्यान रखना कितने आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। कई बार पूछ लिया जाता है भाई लागू कब हुआ था, अगर हम पूछे तो हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। ये बन के कब तैयार हुआ था,
26 नवंबर 1949। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ी सी चीजें। संविधान मूल रूप से हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। अगर कोई कहे कि संविधान हिंदी में लिखा गया था अंग्रेजी, तो आपको दोनों ही भाषाओं में लिखा गया था। उसकी ओरिजिनल जो लिपि है, जो ओरिजिनल लिखा गया है संविधान, उसको संभाल के संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है। दूसरा, संविधान हस्तलिखित था, कोई टाइपिंग नहीं थी। इट वॉज नॉट टाइप्ड, ध्यान रखिएगा, इट वॉज हैंड रिटन, तो हाथ से लिखा गया था। इसे लिखने में लगभग 3 साल लगे थे, और सही 2 साल 2 years 11 months और 7 days, तकरीबन इतने दिन लगे थे। भारत के पहले मसौदे में 2000 संशोधन किए गए थे। और संविधान एक उधार का थैला क्यों कहा गया है? बंच ऑफ बोरोड मटेरियल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने संविधान की कई चीजें कई देशों से ले रखी है। जैसे जैसे आप देखिए कि हमने फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए हैं? यूएसए से। अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पूछे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहां से? यूके से। अगर हम पूछे डीपीएसपी कहां से लिया गया, अगर मैं कहूं डीपीएसपी कहां से लिया गया, तो आपको पता होना आयरलैंड। अगर मैंने कहा इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिया गया, ये सब रटे होने चाहिए। ये जर्मनी से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर इसे जलाने के लिए तैयार थे। क्यों? 1953 में। उनका यह कहना था कि भाई जिस मकसद के लिए इसे बनाया गया तो मकसद पूरा नहीं हो रहा, और इंडिया इतनी कॉम्प्लेक्स कंट्री है, इतनी कॉम्प्लेक्स कंट्री मतलब इतनी विविधता वाला देश है, इंडिया इतना विविधता वाला देश है कि यहाँ पे ये लागू होना असंभव हो गया है। इसीलिए उन्होंने बोला। और दूसरी चीज उन्होंने बोला, यहाँ राज्यपाल जो आपके गवर्नर होते हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट, इनकी पोजीशन तो सिर्फ नल एंड वॉइड एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ टाइटलर है, मतलब सिर्फ नाम के ये हैं, बाकी इनके पास कोई पावर नहीं है। तो कई चीजों को लेकर उन्होंने इसको बोला कि इसको जला देना ही ठीक है। दूसरी, संविधान भारत को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ये ध्यान रखना आपको, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंक्लूड किए गए थे। ओरिजिनल संविधान में यह नहीं थे। इन 2-3 शब्दों को 1976 में डाला गया था। अगर मैं कहूं इसका मोटो क्या है, संविधान का मोटो क्या है, तो इसके आदर्श वाक्य जो हैं, संविधान क्या अचीव करना चाहता है, कहने की बात यह है। तो क्या करना चाहता है? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, आपस में भाईचारा हो, फ्रेटर्निटी हो। दूसरा, इक्वालिटी हो, समानता हो सभी में, और लिबर्टी हो, मतलब लिबर्टी कहते हैं कि मदर ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, तो सबके पास स्वतंत्रता हो। व्हाई इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन? भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित संविधान क्यों कहा जाता है? तो इसके कहे जाने के पीछे एक ही कारण है, वो ये है कि इसमें अमेंडमेंट जो कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंदर। आर्टिकल 368 हमें बताता है कि हम अपने संविधान को कभी भी समय के अनुसार बदल सकते हैं। कुछ चीजें सिंपल मेजोरिटी के साथ बदलती हैं, कुछ चीजें स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न है, ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमांडा विंसेंट, अंजलि वाटसन, या रमन सुकुमार, या पूर्णिमा देवी? इसका सही उत्तर है डी, पूर्णिमा देवी को इस पदक से नवाजा गया है, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, व्हिटली गोल्ड अवार्ड से। अच्छा, अमांडा विंसेंट वो है जिनको पहली बार, मतलब सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, इनको मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये हैं असम की रहने वाली पूर्णिमा देवी वर्मन, जिनको ये इस अवार्ड से नवाजा गया है हाल ही में। अच्छा, थोड़ा सा जानते हैं व्हिटली अवार्ड्स ये होता क्या है, कौन देता है? तो व्हिटली अवार्ड एक एनुअली, मतलब हर साल दिया जाने वाला एक अवार्ड है, जो कि व्हिटली फंड फॉर नेचर, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। कहां पे बेस्ड? यूके बेस्ड। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ध्यान रखना, जो कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज को अवार्ड देता है। ग्लोबल साउथ में जो भी लीडर्स ने एनवायरमेंट की संरक्षा के लिए काम किया होता है, उनको ये अवार्ड देता है। ग्लोबल साउथ क्या होता है? अगर हम विश्व के मैप को देखें,
विश्व के मैप को देखें तो ये 0 डिग्री जो इक्वेटर है इसके नीचे जो भी कंट्रीज हैं, चाहे अफ्रीका हो या चाहे एशिया हो या इंडिया हो, मतलब कोई भी कंट्री कॉन्टिनेंट्स, तो उनको ग्लोबल साउथ कहते हैं। इसमें मेनली अफ्रीकन कंट्रीज, और एशियन कंट्रीज आते हैं। और आप यहीं साउथ अमेरिका भी इसी में आता है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ग्लोबल साउथ क्या है। दूसरा, अब आइए कि भाई विटली अवार्ड स्टेब्लिश कब हुआ था? यह हुआ था 1994 बाय एडवर्ड विटली से। ठीक है, एडवर्ड विटली ने इसे किया था। अभी तक यूके की चैरिटी जो है इसने $23 मिलियन लोगों को दे चुका है, 220 कंजर्वेशनिस्ट को, जिन्होंने कंजर्व किया है किसको? एनवायरमेंट को, जो कि 80 कंट्री से आते हैं ग्लोबल साउथ। ध्यान रखिएगा। कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय, कोवैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है? हाल ही में आप न्यूज में देख रहे होंगे कोविशील्ड को लेके काफी चर्चा है। क्यों? क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने जिसे इसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, उसमें करा कि जिन जिनको ये लगी है कोविशील्ड उनको खून के थक्के और हार्ट फेलियर की शिकायतें आ रही है। तो इसलिए क्वेश्चन आया कोवैक्सीन किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक या एस्ट्राजेनेका या फाइजर? इन सभी कंपनियों ने अपनी अपनी कोविड के लिए वैक्सीन बनाई थी, लेकिन इसका सही उत्तर है भारत बायोटेक। आप ये देखिए, इसमें ऑक्सफोर्ड जेनेका ने कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई थी उसका नाम था वैक्सजेवेरिया या कोविशील्ड। ये मिडिल ईस्ट और मिडिल इनकम कंट्रीज में इन्होंने वैक्सजेवेरिया नाम से इसको एक्सपोर्ट किया और वहां के लोगों को एडमिनिस्टर किया। वहीं कोविशील्ड इंडिया में, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं कोवैक्सीन का जो नाम था वो VVV152 या कोवैक्सीन नाम से इसे बेचा गया और लोगों को लगाया गया। इसको भारत बायोटेक ने कोलैबोरेट करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वहीं इसी के साथ ये देखते हैं कि किस किस तरह के वैक्सीन थे। सबसे पहले आप ये देखिए, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन, दूसरा है एडोनो वायरस वेक्टर वैक्सीन और आरएनए वैक्सीन। तो इन सब में डिफरेंसेस क्या है? देखिए, जो वायरस वैक्सीन से इनएक्टिवेटेड, मतलब कि वायरस का इनएक्टिवेटेड वर्जन लोगों में डाला जा रहा था, और एडेनो वायरस वेक्टर वैक्सीन, इसमें क्या होता है कि वायरस को ही ट्रीट करके, उसके पैथोजेंस को ट्रीट करके ये इसको वैक्सीन बनाई गई। और इसमें क्या, वायरस के आरएनए को लेके उसके डीएनए को मैनिपुलेट करके वैक्सीन बनाई गई थी। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बताइए इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन कौन सी है इसमें से, तो आपको ध्यान है कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस है। ठीक है, आरएनए वैक्सीन कौन सी है? तो फाइजर बायोटेक ने जो बनाई थी वो है आरएनए वैक्सीन। ध्यान रखना, मॉडर्ना आरएनए वैक्सीन, ये आपको ध्यान रखना। और ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका कैसी है? ये एडोनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है। स्पुतनिक जो कि रशिया ने बनाई थी, ये भी एडोनो वेक्टर वायरस है, ये आपको ध्यान रखना है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS समाचारों में देखा जाता है, वह क्या है? ब्लड डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर, बोन डिसऑर्डर या विजन डिसऑर्डर? तो इसका सही उत्तर है ए, ब्लड डिसऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका ने बनाई थी। ये देखिए, कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका ने बनाई थी, तो उसी में जिन जिन लोगों को ये लगा है उनको TTS जिसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। जिससे क्या होता है कि नसों में खून का प्रवाह रुक जाता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट फेलियर हो रहा है। वहीं हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिजीज को देख लेते हैं, उनके कारण क्या है थोड़ा सा। जैसे हंटिंगटन की बीमारी, क्या होती है हंटिंगटन? अगर कोई बोले तो ये हेरिडिटरी, मतलब भाई आपके दादाजी से पिताजी से आप में ट्रांसफर होती है, इसे बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होती है। इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन नर्व सेल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे आपको फिजिकल मूवमेंट और इमोशंस की एबिलिटी कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। वैसे पार्किंसन डिजीज है, इसमें क्या होता है, आप
अनकंट्रोल्ड शेकिंग ट्रिमर, लैक ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती, आपके या तो हाथ कांपते रहेंगे या आपके पैर कांपते रहेंगे, आपको बोलने में भी दिक्कत होती है, इसे पार्किंसंस डिजीज होता है। ऐसी फेमस पर्सनैलिटी जिनको पार्किंसंस डिजीज थी, अभी हाल ही में कुछ सालों पहले उनकी मृत्यु हुई, आप उनको कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा है डिमेंशिया, भाई मेमोरी लॉस को डिमेंशिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज आपका क्या है, मेमोरी और थिंकिंग और बिहेवियर, यही डिमेंशिया जो होता है, डिमेंशिया का एक समझ लिया कि एक उच्चतम स्तर होता है अल्जाइमर, जिसमें आपका मेमोरी लॉस होने लग जाता है बहुत उच्चतम स्तर पे, और आपके बिहेवियर में भी चेंज आने लग जाता है। सिजोफ्रेनिया, एक्सपीरियंस डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी, सिजोफ्रेनिया में क्या होता है आपको कि भाई सच क्या है आपको पता ही नहीं चलता है, जिसे बोलते हैं हेलुसिनेशन, आपको लगता है ये चीजें हुई हैं या नहीं हुई, आप इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, भाई क्या चीज ट्रू है क्या चीज फॉल्स, आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वहीं अगला प्रश्न है थाइलिन ऑक्साइड, ETO, हाल ही में खबरों में देखा गया, वह क्या है? इथाइलिन ऑक्साइड, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है या आर्टिफिशियल स्वीटनर है? तो यह है बी, पेस्टिसाइड, एक खतरनाक पेस्टिसाइड जो कि हाल ही में आपने देखा होगा हांगकांग में जब एवरेस्ट के मसाले गए, एवरेस्ट मसाले, वहां की सरकार ने इसे वापस भेज दिया कि हम ये कंसाइनमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया था, इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया था, इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया था, ये ध्यान रखिए, इसीलिए इन्होंने इसको वापस भेज दिया। ऐसे ही बहुत सारे केमिकल्स, आर्टिफिशियल केमिकल्स कई खाने के पदार्थ में मिलाए जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर हम ले तो ये देखिए, जैसे एस्पार्टेम, एस्पार्टेम किसमें यूज होता है? ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि टेबल स्पून से, जो हम घर पे इस शुगर यूज करते हैं, उससे तकरीबन कई गुना मतलब 10 गुना, आप समझ लीजिए 10 गुना ज्यादा मीठा होता है। पास्चराइजेशन आपको पता है, बार बार किसी, जैसे मिल्क है, मिल्क को पास्चराइज किया जाता है एक सर्टेन डिग्री टेम्परेचर पे कुछ मिनट के लिए उबाला जाता है। सपोज करो 70 डिग्री टेम्परेचर पे इसको पहले 15 मिनट के लिए, फिर 80 डिग्री टेम्परेचर पे 20 मिनट के लिए इसको उबाला जाता है, ताकि इसमें जो बैक्टीरिया हैं जो दूध को खराब कर सकते हैं वो खत्म हो जाए। दूसरा अगर आप देखें, एमल्सिफायर एडिक्टिव, ये देखिए एमल्सिफायर एडिक्टिव यूज स्टेबलाइज प्रोसेस फूड, जो भी आप फूड प्रोसेसिंग देखते हैं ना, फूड प्रोसेस फूड होते हैं जो पैक्ड होते हैं उन सब में, तो एमल्सिफायर यूज होता है ताकि उसकी समय सारणी को या समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। जिसे आप कहते हैं ना कि भाई एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट को ज्यादा आगे ले जाया जा सके, तो उसके लिए एमल्सिफायर यूज होता है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, एस्पार्टेम और एमल्सिफायर। दूसरा है लेसिथिन, ये क्या करता है कि लेसिथिन आपने देखा होगा कि ये ऑयल्स में, खासकर ऑयल में, घी में, बटर में यूज होता है। ये क्या करता है, उसकी टेक्सचर और क्वालिटी को बहुत ही इंप्रूव कर देता है, बहुत ही फाइन कर देता है, इसका यूज होता है। दूसरा है सल्फेट, गेलेटिन, ध्यान रखिएगा, गेलेटिन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये पीएच रेगुलेटर का काम करता है। मतलब आप इस मोटा से एसिड और बेसिस, नॉर्मल पीएच वैल्यू क्या होती है 7 के नीचे एसिड, ऊपर बेसिस, तो इसको रेगुलर, हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है 7.4, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है पीएच, ताकि एसिड ना बने, एसिड को कंट्रोल किया जा सके, एसिड ना बने, और प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस लेजर हथियार से संबंधित परियोजना का अनावरण किया गया है? दुर्गा 1, दुर्गा 2, काली 2 या स्मार्ट एक्स? इसका सही उत्तर है बी, दुर्गा 2। रिसेंटली दुर्गा 2, ये देखिए, ये है लेजर जो कि यहां इंस्टॉल्ड है सबमरीन पे, और यहां से इंडियन नेशनल सबमरीन, इस पे यहां से किसी चीज को भी शूट किया जाता है, और कुछ इस प्रकार का आपका दिखता है। ये देखिए, ये है लेजर जो कि इंस्टॉल किया गया है यहाँ पे, और इससे किसी चीज को भी
शूट किया जा सकता है। खैर डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। किसके मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है इसको। और इस टाइम इसके चेयरमैन कौन है? समीर बी कमात। वहीं अगला प्रश्न है, हाल ही में राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठा पेंटिंग इंदु लेखा की मूल प्रति का अनावरण कहाँ किया गया था? ए तेलंगाना, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है बी केरला। केरला के कोच्चि में इसका अनावरण किया गया था। और राजा रवि वर्मा की बात करें तो ये पैदा भी यही केरला में हुए थे, जिसको पहले त्रवंकोर कहा जाता था। त्रवंकोर याद रखिएगा, ठीक है। ये है राजा रवि वर्मन। और ये इंदु लेखा की पेंटिंग जो इस टाइम किलीमन्नूर पैलेस में अभी इसकी हाल फिलहाल प्रतिमा उजागर किया गया है। राजा रवि वर्मन 29 अप्रैल 1948 में इसी किलीमन्नूर पैलेस में पैदा हुए थे, जो कि त्रवंकोर प्रेजेंट डे केरला में है, ठीक है। 1904 में वायसराय लॉर्ड कर्जन, जो कि लॉर्ड कर्जन वही हैं जो कि भारत में बंगाल का विभाजन, याद है, बंगाल के विभाजन को अंजाम दिया था। इन्होंने राजा रवि वर्मन को स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया था। केसरी हिंद के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। आपको बता दें दूसरे कौन हैं भारत में जिनको केसरी हिंद स्वर्ण पदक दिया गया था? वो थे गांधी जी। ध्यान रखिएगा, गांधी जी को भी इस पदक से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, भारत का 28वां ग्रैंड मास्टर किसने जीता? तो हु वॉन द 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? आदित्य सामंत, आर प्रगनंद, वैशाली, रमेश शंभू या विश्वनाथन आनंद। इसका सही उत्तर है सी, वैशाली रमेश शंभू। आर प्रगनंद की ये छोटी बहन है, ये ध्यान रखिएगा। और विश्वनाथ आनंद पहले थे जो ये ग्रैंड स्लैम जीता था। तो ये 84वां इसका ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? वैशाली रमेश शंभू ने। ये देखिए ये रही, और इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे, जिन्हें पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था ये ग्रैंड स्लैम अपने नाम करने के बाद विश्व में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी जान लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में कितने शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स रह चुके हैं अभी तक? कितने इनकी? 1988 से 2024 तक कितने हुए हैं? 84। ध्यान रखिएगा, भारत में शतरंज ग्रैंड मास्टर के पहले और सबसे ज्यादा किसने जीते हैं? पहले जीता है सो विश्वनाथ आनंद ने। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। किसने? तमिलनाडु। दूसरा है, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? कोनेरू हम्पी। ये ध्यान रखिएगा, पूछ लिया था कई बारी। दूसरा, भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन थे? रमेश बाबू प्रज्ञानंदन, जिसे आर प्रज्ञानंदा बोलते हैं। ध्यान रखिए यही सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। भारत में सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। फिडे की फुल फॉर्म देख लीजिए, इसका है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इस्तांबुल, काठमांडू, नई दिल्ली या ढाका। इसका सही उत्तर है बी, काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू विश्व का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको रिलीज कौन करता है? ये स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, प्लस IQ एयर। कहां है? स्विट्जरलैंड। ये ध्यान रखिएगा। ये कैसी है? प्राइवेट फर्म है जो कि एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है। कब बनी थी? 1963 में जर्मनी में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंपनी यहां बनी थी, लेकिन फाउंडर्स को कहना मैनफ्रेड हेमस, क्लॉस हेमस। हेडक्वार्टर कहां है इसका? गोल्डेक, स्विट्जरलैंड। और पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना काम करती है। तो इनकी रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट में काठमांडू नंबर 1 पे है पोल्यूटेड, ठीक है, जहां का एक है 207 है। उसके बाद कायरो सिटी, इजिप्ट की कैपिटल, फिर दिल्ली की कैपिटल, फिर इंडोनेशिया जकार्ता, ये 4
मुख्य पायदान पर है। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अगर कुछ इसमें चेंजेस चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए।